अर्जेंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे मोदी कैबिनेट के उस फैसले की जिसको लेकर के सरकार काफी गदगद है और यह दावा किया जा रहा है कि आजादी के बाद इतना एमएसपी में इजाफा पहली मर्तबा किया गया है। मोदी कैबिनेट ने फैसला लिया है कि खरीफ की फसल 18-19 में उसमें लागत मूल्य का 50% बढ़ा करके दिया जा रहा है, लेकिन कुछ में 50% कह सकते हैं, कुछ में अभी कम ये आंकलन है। हालांकि राजनाथ सिंह जी ने दावा किया है कि इसमें बढ़ा करके दिया जा रहा है, बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन जैसे धान पे 200 रुपए बढ़ा रहे हैं, तो अगर आप उसका परसेंटेज देखेंगे जो पहले से मिल रहा है तो 50% नहीं मिलता है। बाजरे का 1450 था, 1425 था, अब उसे 1950 कर दिया, 1425 से 1950 कर दिया। कुछ है, आपको इस स्लैब के जरिए हम दिखाएंगे भी कि कितना एमएसपी में इजाफा किया है। सरकार का यह दावा है और मोदी साहब ने ट्वीट भी किया है कि मुझे बड़ी खुशी है कि अन्नदाता को मैंने ये एक जिम्मेदारी निभाई। और वैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि 2014 में जब आम चुनाव हो रहा था तो बीजेपी ने एक चुनावी वादा भी किया था कि किसान की लागत का 1.5 गुना उसे बढ़ा करके बीजेपी सरकार में आती है तो देगी। एक चुनावी वादा पूरे करने की भी बात कही जा रही है और चुनाव से ठीक पहले किसान कार्ड भी कांग्रेस ने खेला है। तो चलिए तमाम पहलुओं को हम छूने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जुड़ेंगे। एक बार आप मजमून देखिए, फिर हमारे पैनलिस्ट से हम मुखातिब होते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने किसानों को लुभाने के लिए किसान कार्ड खेला है। सरकार ने किसानों को समर्थन मूल्य में इजाफे का तोहफा दिया है। सरकार ने 14 फसलों में एमएसपी में बढ़ोतरी की है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि धान के समर्थन मूल्य में 200 रुपए का इजाफा किया गया है। किसानों को धान की फसल पर एमएसपी 1750 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। पिछले साल यह 1550 रुपए थी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक किसान की आय दोगुनी हो जाए। हम जल्दी ही अपने देश के किसानों को जो भी लागत मूल्य है, इनपुट कास्ट है, उसकी 1.5 गुना कीमत देंगे। हमारी सरकार ने उसमें 50% की बढ़ोतरी की है। अब हमारे देश के किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो धान की मिलेगी वह 1750 रुपीज पर क्विंटल मिलेगी। मोदी सरकार के इस फैसले को कांग्रेस ने केवल सुर्खियां बटोरने वाला बताया। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार ने अभी तक 2018-19 की कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है। ये बढ़ोतरी भी केवल 2017-18 की रिपोर्ट के आधार पर पेश की गई है, जो कि 50% भी नहीं बढ़ाई गई। मोदी सरकार यह तो बताना भूल ही गई कि आज घोषित कीमत भी अगली सरकार को देनी है। खरीफ की फसल जब बाजार में आएगी तो मोदी सरकार को जनता ने चलता कर दिया होगा, ये कीमत उन्हें नहीं देगी। और सीएसीपी ने जो C2 कॉस्ट निकाली है, उन सारी फसलों की आप सेकंड कॉलम में आपको मिलेगी। उस C2 कॉस्ट के मुताबिक एक भी ऐसी फसल नहीं जिसकी कीमत लागत जमा 50% के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। इस फैसले को केंद्र सरकार के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। माना जा रहा है कि इस फैसले से देश के 12 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचेगा। मोदी सरकार का यह फैसला सीधे तौर पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई प्रदेशों में सीधा असर दिखा सकता है, क्योंकि इन राज्यों में किसानों की संख्या अधिक है और लोकसभा सीटें भी ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, अभी आपने सुना सुरजेवाला का दावा कि केवल सुर्खियां बटोरने के लिए सरकार ने ऐसे वक्त पे ये कदम उठाया है। और दूसरी ओर अगर हम बात करें, राजनाथ सिंह जो कह रहे थे कि मुझे दिल से खुशी है क्योंकि मैं किसान हूं और किसान के हित की बात की गई है। चले हमारे साथ धर्मवीर जी चंदेल, जो खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। और पंकज मीणा जी भाजपा नेता हमारे साथ हैं, आरसी चौधरी जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और फूलचंद जी किसान और किसानों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, किसान संघर्ष समिति से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। धर्मवीर जी, इसे किस तरह से देखते हैं?
जो ये फैसला है ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है। मोदी साहब ने कहा है कि आजादी के बाद पहली बार किसान के लिए इतना बड़ा कदम उठाया गया है। ये बात सही है कि ये लंबे समय से मांग चल रही थी कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए। देश के हर राजनीतिक दल अपने चुनाव घोषणा पत्र में इसको प्रमुखता से शामिल करते थे। मोदी ने भी इसको अपने घोषणा पत्र में शामिल किया और उसको लागू करने में 2018 का वर्ष आ गया। होना यह चाहिए था कि सरकार बनने के कुछ महीने बाद या 1 साल बाद यदि इसको लागू किया जाता तो निश्चित रूप से किसानों को इसका अधिक लाभ मिलता। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये देरी से लिया हुआ एक सही कदम है। इससे निश्चित रूप से धरती पुत्रों को राहत मिलेगी जी। और उनका एक सपना होता था कि मैं जो उपजा रहा हूं उसकी कीमत मुझे वाजिब मिले ताकि मेरा घर खर्च चल सके, मैं लोगों का पेट पालता हूं, आखिर मेरा पेट भी पल सके। वो जो सपना उसका था कहीं ना कहीं वो सपना साकार होगा और इससे जो ग्रामीण भारत की गरीबी है उसमें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। और खरीफ एक ऐसी फसल है जिसमें वो किसान भी उपजाते हैं जिनके पास सिंचाई का साधन नहीं होता है। आमतौर पर खरीफ और रबी में यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि पूरे देश भर में खरीफ की फसल अधिक होती है और रबी की कम होती है। सरकार ने खरीफ में इसको लागू किया है तो इसका लाभ अधिकांश किसानों को मिलेगा और निश्चित रूप से हमें सुखदायी परिणाम देखने को मिलेंगे। जी, आरसी चौधरी जी हमारे साथ में जुड़े हैं। आरसी चौधरी साहब, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि किसानों के हित का फैसला इसे कहा जा सकता है। एमएसपी बढ़ाई गई है, कितना बेनिफिट मिलेगा ये तो देखने वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस की 2 बातें सामने आ रही हैं। एक तो सुरजेवाला जी ने कहा है कि केवल सुर्खियां बटोरने वाला है और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि जब सरकार चली जाएगी तब खरीद की धान मार्केट में आएगी तो अगली सरकार को खरीदना है। तो लेकिन जो भी आएगी सरकार एमएसपी तो स्टैंड करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैबिनेट का ठप्पा लगा हुआ है उस पर। देखिए, एमएसपी के अंदर जो अभी जो पेडी के लिए जो आई एमएसपी 1550 रुपए प्रति क्विंटल है, उस पर 200 बढ़ा दी और अब जो नेक्स्ट खरीद होगी वो 1750 रुपए में होगी। जी, अगर हम इसको देखें कैलकुलेशन के तौर पे कि तो कितना इसका परसेंटेज बढ़ता है उसका, और इसलिए है ये कि इस देश के अंदर तमाम किसान संगठन एक बैनर के नीचे आके दिल्ली के जंतर मंतर पे किसान बैठ के इस देश के अलग अलग कोने पे किसानों ने आंदोलन करके देश के प्रधानमंत्री जी को जो उन्होंने वादा किया था देश के लोगों से कि बहुत हुआ किसान पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, उस बात को बहुत बहुत बार याद दिलाया। लेकिन 4 साल बीत जाने तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार में किसानों का मुद्दा संज्ञान में नहीं आया। वो इसलिए कह रहा हूं कि फरवरी 2015 को सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना हल्फनामा देके कहा कि हम एमएसपी पे 50% का लाभांश मूल्य नहीं दे सकते। ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इस देश के अंदर, उसके अंदर सरकार ने अपनी बातें कही। आखिर 4.5 साल बीत जाने के बाद 200 रुपए की वर्दी को वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी है, तो हमें हर साल के एमएसपी पे जाना पड़ेगा। मैंने इस पूरे इनके आंकड़े को चेक किया कि मेरी पूर्ववर्ती यूपीए की सरकार के अंदर और वर्तमान भाजपा की सरकार के अंदर क्या रहा। पेडी की फसल पे 7% एवरेज प्रतिवर्ष के हिसाब से उसकी एमएसपी में वृद्धि हुई है, जबकि यूपीए की सरकार के अंदर हर फसल पे मिनिमम 10 से लेकर 18% की वृद्धि सदैव होती रही है। जब हम गए थे, किस इस मूल्य पे छोड़ के गए थे और किस मूल्य पे लेके आए हैं? गए कहां? सरकार से बाहर। सरकार से जब हम सरकार से जब अपदस्थ हुए तब इसका मिनिमम समर्थन मूल्य कितना था, आज सरकार पे कितना हुआ? आखिर 1 फसल 2 फसल 3 फसल चुनावी साल में जाना, किसानों का आक्रोश है। प्रधानमंत्री जी कल 7 तारीख को यहां पे भी आके इस प्रदेश के किसानों को संबोधित करना है और यहीं से प्रधानमंत्री ने बहुत सी घोषणाएं की थी किसानों के लिए, जो सबसे पहले राजस्थान के अंदर उन किसानों की मांग को लेकर आए थे। आखिर किसान के साथ में इस प्रकार का जो छलावा है वो किसी भी सरकार के लिए सुखद नहीं हो सकता। और निश्चित रूप से अगर आपकी मंशा है और जब उसकी खरीद होनी है, इसलिए लगता है कि टोटल उसकी जो खरीद हुई वो 6% खरीद हुई। टोटल जो उत्पादन हुआ उसका 6% एमएसपी पे खरीद होता है। आखिर जो किसान को लगता है कि लिमिट बढ़ानी चाहिए, जो क्रॉप आ रही है मार्केट में उसकी लिमिट को अनलिमिट करना चाहिए। योगेंद्र जी, ये मैंने इस
इस बारे में भी मैंने पढ़ा कि एक किसान 25 क्विंटल से ज्यादा नहीं बेच सकता। अलग अलग राज्यों में पढ़ा, अलग अलग राज्यों की सरकारों में पढ़ा, चाहे लेफ्टिस्ट की हो, चाहे तृणमूल की हो, चाहे किसी दूसरी की हो, कहीं पे कैप का जो प्रावधान था वो मैंने कहीं पे नहीं पढ़ा। इस कैप का जो प्रावधान रहा वो यहां पे रहा और माननीय मुख्यमंत्री जी संभाग से कुल मिलाकर के आपको ये लगता है कि कैबिनेट के इस फैसले से कुछ तो लाभ होगा किसान को? देखिए, मैं ये कह रहा हूं लाभ क्या है, लाभ मैं आपको हर चीज के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूं कि आखिर उसकी कितनी मूल्य हुई, कितनी फिलहाल तो पहला रिएक्शन की अगर बात करें तो इतने जख्म के ऊपर इतने जख्म देने के बाद में ये अगर कहीं पे रिलीफ दे सके, मुझे ऐसा लगता नहीं। 7% मैं कह रहा हूं कि एमएसपी पे वर्दी हुई, कितनी परसेंट की वर्दी हुई? 7% की वर्दी हुई। 7% की तुलना कीजिए आप, उसकी डीजल पे कितनी वर्दी हुई है, उसके सील मिलाकर कितनी, आपको ये भी नहीं लग रहा कि कोई राहत के छींटे भी नहीं कह सकते इसको हम? देखिए, ये तो जो घोषणा है वो सिर्फ घोषणा ऐसे लगती है कि चुनावी है, क्योंकि आप खरीदने के मोड पे नहीं जा रहे हैं, उस दिन रहेंगे नहीं जब आप खरीदेंगे। ये जनता तय करेगी कि आप खरीदेंगे या कोई दूसरा खरीदेगा। पंकज मीना जी से जवाब ले लेते हैं आपकी बात का। पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं कि दो बातें कांग्रेस कह रही है, एक तो सरकार जब रहेगी नहीं तो खरीद कहां से करेगी, और दूसरी बात सुरजेवाला जो बात कह रहे थे सुर्खियां बटोरने के लिए आप लोगों ने कदम उठाया। ये कदम अगर एक साल पहले भी धर्मवीर जी कह रहे हैं कि 14 के अनाउंसमेंट को 15 में करते, अब 16 में कर सकते थे, अब ऐसे वक्त कर रहे हैं कि जब साल भर भी सरकार के पास में नहीं है, तो ये पहले भी किया जा सकता था, कोई बहुत भारी भरकम ये नहीं था। 15,000 करोड़ की बात है मात्र, बहुत ज्यादा भी नहीं है, ये किया जा सकता था, तो इतना विलंब क्यों हुआ इसमें? योगेंद्र जी, सबसे पहले तो माननीय मोदी जी ने आज जो घोषणा की है उसको हमको बिल्कुल दिल से स्वागत करना चाहिए। किसानों के हित में उन्होंने इतना बड़ा एक कदम उठाया है, और मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा ये कोई पहला कदम नहीं है जो मोदी सरकार के द्वारा किसानों के हित में उठाया गया है। जहां तक बात है एमएसपी बढ़ाने की, साल भर पहले बढ़ाने की, साल भर पहले घटाने की, ये सब ये जो है ये कांग्रेस की हताशा, इसके अलावा कुछ नहीं है। सरकार चुनी जाती है 5 साल के लिए, 5 साल मतलब 365 दिन, 5 साल उनको काम करने का मौका मिलता है। अगर आपका आरोप ये है कि साल भर पहले क्यों बढ़ाई गई, तो मैं आपको याद दिला दूं, रबी की फसल में भी हमने लागत मूल्य का 1.5 गुना दिया है। और मेरे को तो वो समय भी याद है, मैं किसान का बेटा हूं, मुझे अच्छे से याद है जब खरीफ की फसल कटने को होती थी तब तक लागत मूल्य क्या एमएसपी घोषित नहीं होता था। और आप ये देखिए अभी खरीफ की फसल बोई जा रही है, उससे पहले आप लागत क्या उसका एमएसपी घोषित तो हो गया कम से कम। यूपीए 2 के टाइम पे तो जब ये फसल कट के आ जाती थी बाजार में तब तक इनका एमएसपी घोषित नहीं होता था। दूसरी बात, आप एक बार बार एक छलावा जो जिस प्रकार से कांग्रेस झूठ बोलती है कि साहब ये इस सरकार को तो केवल घोषणा करनी है, मेरे को समझ नहीं आता। सुरजेवाला साहब पता नहीं कितनी खेती की हुई है और कितनी खेती की जानकारी रखते हैं। खरीफ की फसल मैं जहां तक समझता हूं नवंबर के से पहले कट जाती है, और नवंबर तक तो इनकी सरकार कतई नहीं आने वाली, ये सबको मालूम है। अभी पूरा सरकार को लगभग 11 महीने है, और 11 महीने अगले मई तक तो अगली रबी की फसल भी कट के बाजार भी के अंदर आ जाएगी। पता नहीं क्यों ऐसे कांग्रेस इस तरह के झूठे सपने दिखा के झूठ बोल के जनता को गुमराह करने चाहती है। परंतु एक कांग्रेस को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि देश की जनता समझदार हो गई, देश का किसान आज पढ़ा लिखा हो गया है, वो इतनी सी बातें तुलना करना जानता है कि किस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार ने अभूतपूर्व कदम के किसानों के लिए उठाए। मैं आपको शुरू से याद दिलाना चाहूंगा, जहां हमने सॉइल हेल्थ कार्ड के द्वारा एक सॉइल की गुणवत्ता बढ़ाने का काम किया, और एक किसान को एक कार्ड देके उसके सॉइल के बारे में जानकारी दी, जिससे वो अपने न्यूट्रिशन को पर्याप्त मात्रा में डाल सके। आप ये देखिए, जो एक कृषि बीमा हुआ करता था, फसल बीमा जो हुआ करता था, उसका जो प्रीमियम है वो हमारी सरकार में आने के बाद में बिल्कुल आधा कर दिया गया, और साथ में न केवल उसका जो खराबा का क्षेत्र है वो 50% से घटा के 33% कर दिया गया। आप देखिए किसानों के बारे में एक के बाद एक बार ऐसे सैकड़ों आपको उदाहरण दे दूंगा। 70,000 करोड़ की सिंचाई की योजना आई है हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहले कभी तीन नहीं आई। अगर राजस्थान की बात करें तो हमने 29 लाख किसानों को सीधा 9,000 करोड़ का किसान कर्ज माफी का घोषणा की है। आप ये देखिए, आज से अगर हमारी कोई 1 महीने पहले या 2 महीने पहले पुरानी इसी चैनल के ऊपर डिबेट होगी तो कांग्रेस के प्रतिनिधि बड़े जोर से शोर से कह रहे थे कि साहब ये कर्ज माफी झूठी घोषणा है, कर्ज माफी नहीं करेंगे। और आज का दिन है, आज हमने कर्ज माफी करके दिखाया, किसानों के सारे कर्ज माफ किए, उनको किसानों को माफ करने के बाद प्रमाण पत्र बांटे हमने कि ये देखिए आपका कर्ज माफ हो गया। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी तो नहीं बांटे अभी तक, पैसे की व्यवस्था नहीं है, सारे की हो जाएगी। हालांकि ये बात सही है कि आप लोग इसमें कहीं कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल होगा, ये मैं सहमत हूं। 29 लाख किसानों को बेनिफिट देना है, ये कोई चुटके हुआ काम नहीं है कि आपने इंटरनेट पे बटन दबाया और 29 लाखों को हो गया। परंतु देखिए, मैं उस चीज की तुलना कर रहा हूं कि आज से 1.5 महीने पहले इसी चैनल पर डिबेट हो रही थी, वहां एक माहौल बनाया जा रहा था नकारात्मक का
कि साहब नहीं होगा, पैसे नहीं है, ये झूठ बोल रही है, इस तरह की इन्होंने बड़े बड़े घोषणाएं की थी। और आज देखिए किसानों का कर्ज माफ हो रहा है। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की राज्य की हो या केंद्र की सरकार हो, किसानों के बड़े पूरे हित का ध्यान रखती है और पूरे दिल से किसानों के विकास के लिए काम करने को तत्पर। मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे, आपने कहा कि मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र या सुरा संकल्प पत्र जो भी जारी होता है पूरे 5 साल के लिए होता है। बात सही है। कांग्रेस जब सत्ता में थी यही बात कहा करती थी। यहां प्राथमिकता की बात होती है। अभी जैसे मोदी साहब ने कहा कि आजादी के बाद में पहली मर्तबा किसी ने सोचा इतना बड़ा किसानों के, अब तो आप लोग अटल जी को भी काउंट नहीं करते हैं उसके अंदर कि उन्होंने भी कुछ किया होगा। 70 साल का शासन केवल कांग्रेस का मान के चलते हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी को इसमें थोड़ा सुधार करना चाहिए। 6 साल का जो शासन रहा मोदी साहब का और कुछ चरण सिंह जी का वक्त रहा हो चाहे पहले रहा हो, उसमें आप लोगों की भागीदारी भी रही है। तो ये तो कम से कम पीरियड आप लोगों को माइनस करना चाहिए कि हम लोगों की भी साझेदारी रही है पहले, उसमें कुछ हुआ कि नहीं हुआ। प्राथमिकता की बात मैं कहना चाहूंगा, जैसे धर्मवीर जी ने एक सवाल खड़ा किया कि प्राथमिकता इससे शो होती है कि किसान के प्रति सरकार की गंभीरता। ये बात तो ठीक है कि इससे बेनिफिट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यही काम अगर कुछ दिन पहले अगर और करते तो शायद बेनिफिट हो सकता था। और दूसरी बात, लिमिट की जो बात की जा रही है, अभी आरसी चौधरी जी ने सवाल खड़ा किया कि लिमिट को अनलिमिट करना चाहिए, जो फसल जितनी जिसके पास में उसको बेचा जाना चाहिए। ये चलिए सरकार के स्टैंड पे है कि वो रखेगी कहां। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि वर्तमान की जो फसल है राजस्थान की, आप बात करें, ज्यादा लंबा मत जाइए, किसान के साथ में दुर्व्यवहार में शब्द इस वजह से प्रयोग में ले रहा हूं कि अब उसकी फसल बुआई का वक्त है। अगर घर में 2 सदस्य हैं तो एक व्यक्ति मंडी में लेकर के बैठा हुआ, उसको फसल भीग रही है, खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन में उलटफेर हो रहा है। तो ये सब क्या ठगी नहीं है किसान के साथ में? योगी जी देखिए, जहां तक अगर कुछ शिकायतों की बात होती है तो ये सामान्य शिकायत होती है कि हाँ, और मैं निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार करता हूं कि अगर ऐसी कोई गलती होती है तो दुरुस्त होनी चाहिए और किसान के साथ ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और ऐसी कोई शिकायत हो तो उसकी जांच करा के कार्रवाई भी करने की मैं पूरी तरह से आपको यहाँ आश्वासन देता हूँ इस चैनल के माध्यम से। पर आप ये देखिए काम कितना अभूतपूर्व हो रहे हैं। जैसे धर्मवीर जी कृषि के पत्रकार हैं और आरसी चौधरी साहब खुद के किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, किसान परिवार का हिस्सा है। क्या कभी आपको याद आता है इतिहास में कभी लहसुन प्याज खरीदा होगा सरकार ने? कभी भी खरीदा हो? देखिए ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने लहसुन प्याज जैसी चीज भी खरीदा। सर क्योंकि उत्पादन, लेकिन आप बहुत अच्छे से जानते हैं और कभी सुना भी होगा, प्याज को कोई सरकार नहीं भूल सकती। प्याज और बाजरा राजस्थान की ऐसी एक प्रोडक्शन है जो सरकारें रवाना भी करता है और बुला भी लेता है। प्याज तो बहुत रुलाया है, प्याज के लिए मत कहिए। प्याज तो ऐसी चीज है कि सरकारों ने हमेशा बात कर रहा हूं योगेंद्र जी, खरीद की बात कर रहा हूं, सरकार द्वारा खरीद हुई है। कभी लहसुन प्याज की राजस्थान के इतिहास में तो ठीक है, हो सकता है आरसी चौधरी साहब की, धर्मवीर जी की उम्र तो मेरे से कम रही है, परंतु हमसे पहले वाली पीढ़ी के भी किसी व्यक्ति को याद आता हो कि लहसुन और प्याज खरीदा गया सरकार द्वारा, तो ये बड़ा मेरे को लगता नहीं कि कभी ऐसा हुआ है। पर ये सरकार की किसानों के प्रति चिंता ही थी कि हमने लहसुन प्याज ऐसी भी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत खरीदा। चौधरी साहब कुछ तो स्वीकार करिए आप कि कुछ किया है इन्होंने। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं सुरजेवाला साहब कि सरकार रहेगी नहीं। 18-19 की भी बात की जा रही कि क्रॉप, क्योंकि मार्च तक का टाइम है अभी, तो बजट भी 1 फरवरी को आया था अब की बार। और जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि पहले कुछ नहीं हुआ था, कम से कम हमने खरीद तो की है और चीजें बढ़ाई हैं, क्रॉप जो है उसको भी शामिल किया गया है। लहसुन प्याज, ये बात सही है कि राजस्थान में कभी इस स्तर पे कभी खरीद नहीं हुई। मोटिवेशनली जरूर कभी कहा गया होगा कि इसको लिया जाना चाहिए, इस पर राजनीति भी बहुत हुई है, लेकिन वो रास्ता नहीं निकाला गया जिससे खरीद हो सके। हालांकि बात सही है कि खरीद शुरू हुई, लेकिन बहुत ज्यादा किसानों को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है कि लहसुन की खरीद की वजह से ये हो रहा। उसको अभी भी किसान जहां पर ज्यादा लहसुन की पैदा हुई है, जो खासकर हाड़ौती क्षेत्र है, वहां के जनप्रतिनिधियों की चिंता है ये कि लहसुन की खरीद समय से पहले नहीं हुई तो नवंबर में हम जवाब क्या देंगे। बड़ा मुश्किल है अभी ये। सरकार ने एक ये कदम तो उठाया लेकिन आधी अधूरी तैयारी के साथ, लेकिन किसी को कभी तो कदम उठाना पड़ेगा। आज अगर शामिल कर रहे हैं तो कल उसका बेनिफिट तो किसान को ही मिलना है। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से कहीं से शुरुआत होती है और वो शुरुआत कोई अंत नहीं होती। उस शुरुआत में तो हर पल समीक्षा होनी चाहिए और उसमें बेहतर सुधार की प्रक्रिया तो सदैव अपने व्यक्तिगत जीवन में ही जब हम उसको अपनाते हैं तो क्यों नहीं दूसरे मुद्दे को अपनाने के प्रयास करें। लेकिन मैं आपको संज्ञान में लाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश की जनता से जब 611 वादे किए थे तो उन्होंने बहुत सी फसलों को एमएसपी के दायरे में लाने का इस प्रदेश की जनता से वादा किया था। जब विधानसभा में प्रश्न लगा के पूछा गया तब उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है और कृषक सुरक्षा अधिनियम
भी लाने का उन्होंने वादा किया था। हुआ क्या, जब मंडी के अंदर एक किसान अपनी फसल की उपज के मूल्य को बेचने के लिए जब इंतजार करता रहता है और अचानक 6 रुपए से नीचे गिर जाती है, जो 27 रुपए किलो भाव था लहसुन का, 6 रुपए से नीचे, और वहीं पे हृदय गति रुक जाने से, सदमे से, और वहां पे जान चली जाती है। और लहसुन के कितने जाने गई हैं ये आप सब जानते हैं कि वहां पे 17 लोगों की, लहसुन की फसल से जुड़े हुए लोगों की, उन्होंने आत्महत्या की। आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों ने उठाया, इस प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष श्री सचिन पायलट जी ने उन मृतक परिवारों के घर पे जाके उन्हें ढाढ़स बनाया और उन माननीय मुख्यमंत्री जी के खुद के जिले के अंदर यात्रा की थी। उसके बाद में लेकर आए, ये स्टार्टिंग में नहीं आया। ये कहना चाह रहा हूं, मेरा तो सवाल सिर्फ इतना साहब से, आपने सही कदम को लेकर के मैं जानना चाह रहा हूं कि कदम माना जाना चाहिए। हाँ, कदम हुई, कदम के बाद में आपने देखा कि वहां पे तारीख दी गई, इतने तक टोकन हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के भाई टोकन बदलवाते हैं अपने लोगों के, वो खरीद के कितने नमूने आपके सामने आए। और आप जैसे जो जनता से जुड़े जो मुद्दे उठाने वाले बहुत से पत्रकारिक माध्यम है, उन्होंने इस बातों को उठाया। आखिर किसान की फसल का जो उसके उत्पादन हुआ, उसका तो 18% ही लहसुन खरीद पाए वहां पे, बाकी का तो औने पौने के दावों पे उसको हो गया। इतनी तारीख तक टोकन ले लिया, टोकन पे तुलाई नहीं हुई। आखिर उसको मैं कह रहा हूं कि खरीद जब हो और सरकार ही दावा करे कि इतना उत्पादन हुआ और हमने इतना खरीदा, मैं कह रहा हूं कि आप 25% की कर देते, कम से कम 25% का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, फिर किस प्रकार का दावा कर रहे हैं? किस प्रकार से विधायक के भाई को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टोकन को बदलवाने का जो सीक्वेंस रहा, वो आखिर क्यों करना पड़ा? अगर ऐसा होता तो क्यों दबाव करना पड़ा? अगर किसान को टोकन मिला तो उसका तुल जाता, लेकिन उन्होंने ये सब चीजें रही। आखिर किसान जो है, जो लघु और सीमांत किसान जो मेरे साथ ही बात कर रहा है, 29 लाख किसानों की जो बात कर रहा है, वो तो आज भी ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और उन्होंने बात कहा कि हम प्रमाण पत्र दे के किसानों का कर्जा माफी कर रहे हैं। एक बटन तो नहीं ना, ई गवर्नेंस का आप सर्टिफिकेट लेते हो, ई गवर्नेंस को, स्टेट को आप मॉडल स्टेट बताते हो, और किसान के लिए उसकी चौपाल में उसका कर्जा माफी का घोषणा करते हो। आप ढोल लगाने बजा के उसके चौपाल में उसकी बेइज्जती करने का प्रयास करते हो। उसकी फसल को बेइज्जती इसलिए हुई कि मैंने फसल का उत्पादन किया, मेरी फसल के उत्पादन का समर्थन मूल्य सरकार ने जारी किया, ये मेरे बस की बात नहीं, मेरी भूमिका नहीं। और जब मेरी फसल का उत्पादन होता तो सरकार उस खरीद के लिए बाध्य है या नहीं है? अगर मेरी खरीद के लिए बाध्य होती, अगर मेरा लहसुन अगर 27 रुपए के किलो सरकार खरीदती, अगर मेरा धान अगर 15.5 रुपए खरीदती, तो मुझे क्यों इस अकाल मौत को गले पे लगाना पड़ा? इसलिए सरकार ने वादे किया, उसको खरीद नहीं हो पाई। और जब मैं कह रहा हूं 6% खरीद हुई, तथ्य रखिए, आंकड़े रखिए, एक आंकड़े के साथ में जवाब देना चाहता हूं कि कितना उत्पादन हुआ, लहसुन का कितना हुआ, उसका भी मैं देना चाहता हूं। इसलिए सरकार आज उसको बेबस किया और आज उसको अपमानित करने का इसलिए है। आपका बटन दबता, कहां पे कोऑपरेटिव बैंक्स में कितना लोन है, ये सरकार के पास में लेखा जोखा है। एक पल में सब किसानों का कर्जा माफ हो जाना चाहिए था, और मेरे साथी को ये पता होना चाहिए तो अपनी व्यवस्था करे कि पैसे कहां से लेकर हाँ, इसलिए ये क्या हुआ, सरकार ने 2000 की घोषणा की, 2000 करोड़ की, 500 करोड़ दे पाई। अभी 1500 2000 की तो उसने बजट में प्रावधान किया, लेकिन 8.5 का लेना है। अब एनसीडीसी क्या करे? एनसीडीसी अपेक्स बैंक ने तो कह दिया, सरकार लेके आए, कैबिनेट में फैसला लेके आए, वित्त मंत्रालय उसको, वित्त विभाग वो स्वीकृति दे, कृषि विभाग के सेक्रेटरी वहां पे जाके आज तक स्वीकृति नहीं ले पाए। एनसीडीसी दे रही है और वो करिए 270 दिन में देना पड़ेगा पैसा, 270 दिन में पैसा आपको देना पड़ेगा। वो 270 दिन बाद में कौन रहेगा? कौन देगा उसके 6.5 करोड़ रुपए, 650 करोड़ रुपए? ये आप जानते हो, दर्शकों को बेहतर बता सकते हैं। और हमें फक्र है आप जैसे पत्रकारों पे, क्योंकि आप जनता के दर्द की आवाज अपनी आवाज बनाते हो। चौधरी साहब, लेकिन एक बात है कि मैं एक बात जानना चाहता हूं कि किसान का हो रहा है कर्ज माफ, 8400 करोड़ रुपए कुल जो लागत आएगी, ये अभी जो किसान जिस स्लैब में सरकार माफ करना चाह रही है 50,000 लगभग 8,400 किसान खर्चा है। ये खर्चा अगर होगा तो सरकार ये रहे नहीं रहे इश्यू ये नहीं है, कोई सरकार ने कोई जश्न मनाने में पैसे खर्च नहीं कर रही। डिमांड आप लोगों की भी थी, कम्युनिस्ट की भी थी, सबकी थी। तो ये तो माना जाना चाहिए कि किसान के हक का पैसा सरकार कोई भी आए, कम से कम इतना तो व्यय कर ही सकती है। देखिए, निश्चित रूप से आपको इस बात का भी कहना चाहिए कि आपने सशक्त विपक्षी भूमिका निभाई। कृषि मंत्री मना करते रहे, कहा ना, कृषि मंत्री मना करते रहे, कृषि मंत्री 2 दिन पहले बजट में मना करते रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं था कि कितने किसान इसके दायरे में आएंगे, कितने नहीं आएंगे। निश्चित रूप से हम करते। आज आप किस लिए कैंप लगा रहे हो? सरकार के नाम के वहां पे पैसा खर्च नहीं होता। 1 रुपया भी अगर इस प्रदेश के इनकम टैक्स का क्यों जाए वहां पे? आप एक बटन दबाते हैं, आप अब तक ई गवर्नेंस के मालिक हैं। 1 मिनट में कह देना चाहिए था 50,000 रुपए, जिसकी माफ
1 मिनट में माफ। आज इस फसल जिसको फसल बोनी है योगेंद्र जी, उसको जो कर्जा चाहिए था, आज मैं लौट रहा हूं आपके पास आप में। आरसी चौधरी साहब आपके पास में लौटूंगा। मैं 1 मिनट के लिए पहले धर्मवीर जी के पास जाना चाहूंगा। धर्मवीर जी, यहां एक सवाल है। केंद्र सरकार ने कृषि मूल्य आयोग का गठन किया था, यही 2022 का लक्ष्य लेकर के जो चल रहे हैं कि किसान को किस तरह से लाभ दिया जाना चाहिए। एमएसपी बढ़ाने से पहले क्या आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए? क्योंकि ये एक कांग्रेस का एक ऐसा बयान आया सामने कि उनका यह कहना है कि आयोग की रिपोर्ट में एमएसपी को ज्यादा बताया, सरकार उससे बहुत कम दे रही है। तो अगर ये सब चीजें आयोग की रिपोर्ट के फैक्ट्स अगर कांग्रेस के पास हैं, तो सरकार इसका खुलासा क्यों नहीं कर रही है? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है कि देश में आयोगों का गठन होता रहा है और आयोगों की रिपोर्ट तब तक नहीं आती जब तक वो समस्या पूरी तरह स्वतः समाप्त नहीं हो जाती। हम विभिन्न आयोगों को देखेंगे देश में, शाह आयोग, इब्राहिम आयोग, लिंकन आयोग, कई आयोग बने। उनकी रिपोर्टें उस दौर में आई जब वो समस्या ही पूरी तरह खत्म हो गई। दुर्भाग्य है इस देश का कि हम कृषि प्रधान देश हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश माना जाता है, हम सब पढ़ते आए हैं, लेकिन जो धरती पुत्र है वो सरकार के फोकस में नहीं है, सरकार के केंद्र में नहीं है। हर सरकारें लाख रुपए कुछ पूंजीपतियों के हर साल माफ करती है, लेकिन जब किसानों के कुछ पैसे माफ होते हैं तो हो हल्ला मचाया जाता है। जो सरकार सत्तारूढ़ होती है वो उसको बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में बताती है, जो सरकार विपक्ष में होती है वो नुक्ताचीनी करती है कि कितना माफ किया है, किस तरह माफ किया है। लेकिन माफ तो हुआ है। जिस किसान को 2 रुपए का फायदा हो रहा है तो उसको अपन बिल्कुल नजरअंदाज करें तो वो भी ठीक नहीं माना जा सकता है। मैं निवेदन करूंगा आपके मंच के माध्यम से कि आज किसान की इस कदर स्थिति खराब है कि इस देश में सरकार किसी की भी रही हो, पूंजीपति आत्महत्या नहीं करता, मजदूर आत्महत्या नहीं करता, एक डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, विद्यार्थी, ये लोग आत्महत्या नहीं करते, जो लोग व्यापार चलाते हैं वो आत्महत्या नहीं करते। लेकिन इस देश में आए दिन ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां से आवाज ना आती हो कि उस किसान ने परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। तो हम आज तक आजादी के इतने बसंत गुजरने के बाद भी किसानों की जो मौलिक समस्याएं हैं, जो उसको विशेष नहीं चाहिए, उसको खाद चाहिए, थोड़ा सा पानी चाहिए, थोड़ी बिजली चाहिए, जब वो फसल तैयार हो जाए उसका वाजिब दाम चाहिए। लेकिन आज तक हम ना तो उनको पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध करा पाए, ना खाद बीज की मौलिक व्यवस्था कर पाए और ना ही हम उनकी खरीद की संतुलित व्यवस्था कर पाए। धर्मवीर जी, मैं लौटूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, रुक करके आपके पास में लौटूंगा और फूलचंद जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं इस मुद्दे पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं मोदी कैबिनेट के उस फैसले की जिसमें किसानों को एक बड़े राहत देने का दावा किया जा रहा है। एमएसपी में 50% इजाफे की बात की जा रही है कि लागत का कुल 50% इजाफा कर दिया गया है। लेकिन टोटल जो स्लैब देखते हैं तो इसमें 200 रुपए मिनिमम के साथ ही, जैसे उड़द है तो लगभग 3% इसमें इजाफा हुआ है। फूलचंद जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। फूलचंद जी खुद एक किसान हैं, किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है इनका। फूलचंद जी, आपसे जानना चाहूंगा, पहले तो मैं रिएक्शन चाहूंगा कि मोदी साहब का जो कैबिनेट का फैसला है उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, ये देर आए दुरुस्त आए, कम से कम इस पे आए, क्योंकि इन्होंने बैठते ही केवल किसानों को मारने का काम किया था। जो बोनस दिया जाता था उसको रोक दिया गया, किसान की 100 रुपए मिलता था जो भी था, और सब्सिडी को उस टाइम काटना इन्होंने चालू किया था। अब 4 साल बाद इनको कम से कम किसान याद आ रहा है, ये तो एक स्वागत योग्य कदम है। नहीं, 2014 में भी आए थे याद, तो जब मैनिफेस्टो जारी हो रहा था। मैनिफेस्टो को देखते हुए ही तो किसानों ने इनको मत दिया, और पूरे हिंदुस्तान के किसान लामबंद होके उन्होंने ये सपना देखा कि मोदी आके किसानों को बहुत अच्छा कुछ देगा। उस चीज को देखते हुए वन साइड होके पूर्व जितने भी संगठन थे उनको नकारते हुए मोदी जी को मत देके सीट दी। इन्होंने बैठते ही इनके चहेते लोग जो इनको हेलीकॉप्टर में घुमा रहे थे, मतवालों को भूल गए। मत देके जिन्होंने सरकार बढ़ाई इनकी, उनको नजरअंदाज करते हुए कुछ लोगों के नुमाइंदगी इन्होंने चालू कर दी। धीरे धीरे जब इनका ग्राफ नीचे आने लगा और अब जो ही चुनाव नजदीक आने लगा, वो मीडियम क्लास,
वो किसान इनको याद आने लग गए। तो आपको क्या लगता है कि मैं चुनाव को ध्यान में रख के क्या है ये फैसला? देखो, यही फैसला अगर ये बैठते ही लेते हैं तो आज मेरे किसान की जो स्थिति आज है वो नहीं होती। इन 4 साल में जितने मेरे किसानों ने आत्महत्या की वो तो कम से कम रुकता, क्योंकि उनको उम्मीद होती कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं उसका कुछ मुझे प्राप्त हो। जी, एक सवाल है मेरा आपसे कि आपने कहा कि आत्महत्याएं रुक सकती थी, तो ये तो मान सकते हैं कि बहुत बड़ा कदम उठाया मोदी सरकार ने जो आत्महत्याएं रोकने के लिए इतना कारगर हो सकता है, तो ये तो स्वीकार करना चाहिए। मैं स्वीकार कर रहा हूं ना। हाँ, ये कदम जब उठाया मानूंगा मैं जब मेरे किसान की फसल उसके घर से या उसके गांव से उसी रेट पे खरीद ली जाएगी, क्योंकि अब से पहले जो एमएसपी कम थी उसी को इन्होंने आज तक प्रॉपर रूप से खरीदा ही नहीं। 70 साल में मेरे किसान के साथ धोखा ही तो ये हुआ है कि उसकी खरीद कहां की इन्होंने, तो आज तक इन्होंने खरीद की व्यवस्था नहीं दी। 4 साल में इन्होंने भी व्यवस्था नहीं दी। गत वर्ष मेरा बाजरा नहीं खरीदा गया, अब की बार मेरा चना नहीं खरीदा जा रहा, मेरा लहसुन का किसान लाइन में लगा हुआ है, खरीद की प्रॉपर व्यवस्था ही नहीं है इनके पास। एमएसपी घोषणा करने से काम नहीं चलेगा। मनमोहन सिंह जी ने घोषणा की 65,000 करोड़ किसानों के माफ किए, पर उन्होंने किसानों को दिया क्या? क्या किसी किसान को नोटिस दिया कि आपका कर्ज मुक्त हो गया इससे? वो आज तक नीलामी पे घूम रहे हैं, क्योंकि उस टाइम किसान ने यह सोच लिया कि मेरा तो कर्जा माफ हो गया, क्योंकि मेरा पीएम बोल गया तो मेरा कर्जा माफ हो गया। तो आज मेरा पीएम या मेरी कैबिनेट जो सरकार है उसने बोल दिया एमएसपी बढ़ा दिया, पर बढ़ा के अगर उसको लाभ, उस जिन्स का लाभ मेरे किसान तक नहीं पहुंचेगा जब तक मैं उसको बढ़ा हुआ लाभ नहीं मानता। तो अभी तक कहां डाउट क्या हो रहा है आपको? डाउट तो प्रॉपर व्यवस्था में डाउट है। अब जब इनके पास चने की खरीद की व्यवस्था नहीं, लहसुन की खरीद की व्यवस्था नहीं, इन जो एमएसपी इन्होंने बढ़ाई उसकी प्रॉपर खरीद की व्यवस्था तो बताइए। मिला के आपका ये कहना है कि जब खरीद ही नहीं होगी तो एमएसपी 300 रुपए बढ़ा हो चाहे 400 रुपए है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मार्केट में यूं ही बिकता रहेगा धान और हम अगर उसे खरीदेंगे नहीं तो एमएसपी को मायने नहीं रखते। पंकज मीना साहब से मैं जवाब चाहूंगा इस पे। पंकज जी, मोदी साहब के ट्वीट पे मैंने रिट्वीट भी किया था कि आप ही खुश नहीं है, किसान भी शायद खुश हो रहा होगा आपके इस फैसले से, लेकिन लिमिट भी बढ़ाइए इसकी, खरीदने की उचित व्यवस्था भी करिए, ये बड़ी जरूरत है इस बात की। और चले, लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी हम विलंब बहुत हो चुका है, सरकारें चाहे किसी की भी रही हो, आज ये वक्त नहीं है कि हम केवल राजनीति करें इसमें। अब तो ये होना चाहिए कि वास्तव में उसे राहत दी जानी चाहिए। पहला तो मेरा सवाल सिर्फ आपसे यही है कि क्या आप खुश हैं कि आजादी के इतने साल बाद भी किसान को जो कुछ मिल रहा है अभी, या कैबिनेट के फैसले के बाद भी वास्तव में जो उसका हक है वो पूरा हो पाएगा? पहली बात। और दूसरा सवाल ये है मेरा कि जो फूलचंद जी ने अभी सवाल खड़ा किया कि जब खरीदोगे नहीं तो एमएसपी कितना ही बढ़ा दो, क्या असर हो रहा है उसका? योगन जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पहली बात तो यह है कि आपने जो प्रश्न किया कि क्या आजादी के 70 साल बाद भी किसानों की जो स्थिति है उससे आप खुश है क्या, तो मेरा बड़ा स्पष्ट मत है कि मैं कतई खुश नहीं हूं। एक किसान परिवार, एवरेज एक परिवार के अंदर 5 लोग होते हैं और 5 लोगों की अगर न्यूनतम मजदूरी से अगर पैसा जोड़ा जाए तो वो एक इतनी बड़ी रकम होती है जो उसको कतई भी किसानी की खेती करके बेनिफिट नहीं मिलता। ये एक तय बात है और शायद यही बात 6500 रुपए गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट आ रही है, एवरेज 6500 रुपए एक किसान परिवार की मासिक आमदनी, जिसमें 4 लोगों को जोड़ा गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं किसान किस दौर से गुजर रहा होगा। खैर चलिए, आप अपनी बात कहिए, कंटिन्यू। बिल्कुल योगेंद्र जी, आप ठीक कह रहे हैं, परंतु शायद कहीं ना कहीं अब की बार जो एमएसपी का फार्मूला जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने किया है वो शायद इसी को मद्देनजर रखते हुए किया है कि लागत मूल्य का 1.5 गुना एमएसपी होगा। और मैं एक बार फिर वही बात दोहरा रहा हूं, ये केवल खरीफ में नहीं किया, ये रबी की फसल में भी घोषणा हो चुकी थी, बजट अनाउंसमेंट था वो। हाँ बिल्कुल, नहीं रबी की फसल में खरीद हुई है, सब देखिए रबी की फसल की खरीद उसी 1.5 गुना से हुई है। तो मैं कुल मिला के ये बताना चाह रहा था, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है वो किसानों के प्रति पूरी तरह से चिंतित है। आप बार बार इस बात को दोहराएं कि भाई 2014 में क्यों नहीं किया या 2015 में क्यों नहीं किया, या तो मुझे ऐसा लगता है कि जो विपक्ष है जितना भी है उसको एक प्रस्ताव लोकसभा के अंदर लाना चाहिए कि साहब सरकारें कोई भी आखिरी 1 साल में किसी भी प्रकार का काम नहीं करेगी, किसी प्रकार की घोषणा नहीं करेगी, या तो अगर विपक्ष को ऐसा डर लगता है तो उनको ऐसी घोषणा जरूर करनी चाहिए। परंतु फिर भी मुझे विपक्ष की और विशेषकर कांग्रेस की जो स्थिति है उसको देख के एक साइकेट्रिक का लिखा हुआ लेख याद आता है
कि किसी व्यक्ति को बार बार असफलता मिलती है तो हताशा और निराशा होती है, और उस हताशा और निराशा की स्थिति के अंदर मैं सहमत हूं, वो हमेशा डिप्रेशन में जाता है। मैं सहमत हूं आपके, तो लेकिन मेरे दो सवाल देखते हुए ये लग रहा है। चले कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस सुधार करेगी, कांग्रेस किसको दिखाना चाहती है, कहां जाएगी? वैसे तो जनता की क्लिनिक सबसे बड़ी क्लिनिक होती है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, उसी में जाना होता है। मेरे जो छोटे छोटे से दो जो सवाल हुए थे आपसे, मैं तो सिर्फ उनका जवाब चाह रहा हूं कि एमएसपी बढ़ाने के बाद भी मोदी साहब इतने खुश हैं, क्या वास्तव में ये खुशी इजहार करनी चाहिए कि हमें इस बात की शर्मिंदगी भी महसूस करनी चाहिए कि वास्तव में कितना पैसा हम दे रहे हैं किसान को? क्या ये खुशी का वक्त कहा जा सकता है किसान के लिए? सिर्फ ये कहकर के हम 200 रुपए धान पे बढ़ा करके 3% अगर उड़द पे बढ़ा करके 200 रुपए बढ़े उड़द पे भी नहीं, आंकड़ों के साथ खेलना नहीं चाहिए। नहीं, कैबिनेट ने जो गिनाया, मैं उनकी बात कह रहा हूं। मैं तो ये बात जानना चाह रहा हूं कि किसान के हालात 7,000 रुपए कर दिया गया। किसका सर? किसका? मूंग का 6,975 रुपए कर दिया गया, जहां पहले 5600 थी। और वहीं ज्वार की बात करिए, जो 1700 थी उसको सीधा 2400 कर दिया गया। 30 से 35% देखिए, मैंने कहा ना सर 3% से लेकर के 52% तक इजाफा हुआ है। मैं ये कह रहा हूं आपको कि स्लैब में हम टोटल देखें। मैं तो सिर्फ ये सवाल इतना सा मैं जानना चाह रहा हूं, आप खुद भी एक किसान परिवार से हैं और जो प्रोडक्शन आप पे जिस को व्यापार करते हैं वो भी किसान से जुड़ा हुआ ही है, जो काम आप करते हैं, क्या वास्तव में किसान के लिए आज जो कुछ भी मिल रहा है, या आपने इजाफा भी कर दिया, इतनी बड़ी खुशी की बात कही जा सकती है कि बिल्कुल हम गदगद हो जाएं, या हमें महसूस करना चाहिए कि जो कुछ आज हम किसान को दे रहे हैं, हमें ये तेरे भी शर्म आ रही है कि जो उसका हक आज भी नहीं मिल पा रहा है? योगेंद्र जी, मैं इस बात की खुशी जाहिर कर रहा हूं कि चलिए हमारी सरकार ने किसानों के हित में 2 कदम आगे तो बढ़ाए। पिछले 50 साल में जो कांग्रेस की सरकारें रही उसमें काम क्या हुआ? हाँ। जहां तक बात है एमएसपी और एमएसपी की खरीद की, एक बार इसको थोड़ा सा गहराई से समझना चाहिए। एमएसपी कभी भी ये एमएसपी का जो सरकार के कागजों के अंदर जो कानून बना हुआ, वो कभी भी ये नहीं कहता कि जितनी फसल पैदा हुई है उसको पूरी को खरीदी जाए। एमएसपी केवल इसलिए होती है कि अगर मार्केट में जो वैल्यू है, मंडी के अंदर जो वैल्यू है, वो उस एमएसपी से कम आ रही है तो सरकार उस रेट पे खरीदे जिससे मार्केट में वैल्यू अप हो। कि एमएसपी का कंसेप्ट केवल और केवल इतना सा ही है। अगर हम कितनी फसल खरीदी जानी चाहिए, इसका अगर हम क्राइटेरिया बात करें तो 70 साल के आंकड़ों के लेके बैठ जाए, कभी भी मेरे ख्याल से 3% से ज्यादा, ऊपर से 3% से ज्यादा खरीद नहीं हुई है। वो भी मैं आप चौधरी साहब के पास फूलचंद जी का एक सवाल जो था, मैं वही सवाल कहा, जब सरकारें खरीदेंगे नहीं तो एमएसपी कितना ही बढ़ा दो। देखिए, एमएसपी पे खरीद होती है। एमएसपी का जैसे मैंने बताया क्राइटेरिया केवल ये होता है कि मार्केट में कीमत अगर उससे कम आ गई तो सरकार एमएसपी पे खरीदेगी, और वो तब तक खरीदेगी जब तक मार्केट वैल्यू उस एमएसपी रेट तक नहीं आ जाती है। तो ये सरकारें करती आई है, परंतु कभी भी 3% से ज्यादा नहीं खरीदेगा। पंकज जी, मेरी बात इन्होंने कुछ नहीं खरीदा। सर एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा। आपने कहा कि इन्होंने कुछ नहीं खरीदा 3% के आसपास, क्योंकि बात सही है कि आप जो कह रहे हैं इसके आंकड़े तय है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ये सब है। लेकिन अभी आपने एक जो दावा किया है कि तब तक सरकार खरीदती है कि जब तक मार्केट की वो रेट किसान को नहीं मिलने लग जाती है। यही तो सवाल वो खड़ा कर रहे हैं कि औने पौने दामों में बेचना पड़ रहा है, मार्केट तो वो ऐसा एमएसपी के पास आता ही नहीं है। क्योंकि एमएसपी में कभी कहा जाता है कि इसमें अभी थोड़ा सा मॉइस्चराइजर आ रहा है कि आप इसको सुखाइए, वो लेकर के उसको बैठा रहता है, फिर उसका तोल कम हो जाता है, फिर कहता है कि फिर कोई अड़ंगा लगा देते हैं। वही तो उसके साथ में बड़ी परेशानी है। तो औने पौने दाम में, क्योंकि उसको घर पे जाके काम भी करना है, वो बेच करके मार्केट में रवाना होता है। किसी के फिर पैसे कब आएंगे कब नहीं आएंगे, ये फूलचंद जी स्थिति बताएंगे। फूलचंद जी, तब तक खरीद होती है, पंकज जी का दावा है, कि जब तक आपको मार्केट में वो मूल्य नहीं मिलना शुरू हो जाए जो सरकार दे रही है। देखो, 2010 में ये खरीद जब मार्केट रेट थी मूंग की 3600 रुपए समर्थन मूल्य, और मूंग खरीदा जा रहा था बाजार में 1600 रुपए में। तो मेरे किसान के अनाज में जो दर्तिमा ने दिया वही तो देने जाता है, वो उसमें 70 नुक्स निकाल के इन्होंने खरीद नहीं करने के कई रास्ते निकाल रखे। अब उन रास्तों को देखते हुए किसानों का एक मूवमेंट बना, भाई हमने जो पैदा की उसको खरीद की व्यवस्था करें। और हमने इनको ये कहा कि एमएसपी जो बढ़ाई है आपने, उसका एक कानून लागू कर दे कि इस एमएसपी से नीचे मंडी में बोली नहीं लगेगी, सरकार मत खरीदो, पर कम से कम ये कानून तो आप गारंटी दे सकते हो ना किसान को कि इससे नीचे भाव में बोली नहीं लगने देंगे। अब आप अपनी व्यवस्थाओं को सुधारने के बजाय उन व्यवस्थाओं से भगने की कोशिश करते हैं। अब सरकार को अगर वास्तव में किसानों की इतनी चिंता ही है तो साथ में वो एक कानून भी दे दे जिससे
कि उस रेट से नीचे मंडियों में बोली नहीं लगे, तो मेरा किसान लूटे नहीं। तो अगर ये व्यवस्था ये देना चाह रहे हैं और वास्तव में इनकी मानसिकता अच्छी है और ये सरकार का भला चाहते हैं, तो मैं इनसे गुजारिश करता हूं जो वर्तमान सरकार में बैठे हैं, क्या ये व्यवस्था साथ में लागू कर दे। मैं इनके फैसले से गदगद हो जाऊंगा, मेरा किसान गदगद हो जाएगा। पर किसान को जब तक उसके पेट में रोटी नहीं जाएगी वो दाबने वाला नहीं है आंकड़ों से। तो अगर वास्तव में ये किसान का भलाई करना चाहते हैं तो स्वागत योग्य है, वो कानून भी साथ में लाए। ये खरीदने में सक्षम नहीं है क्योंकि 3% से ज्यादा खरीदने में 70 साल में सक्षम नहीं हुए, तो आगे मेरे को उम्मीद नहीं है। आरसी चौधरी साहब के पास में जाना चाहूंगा। चौधरी साहब 2010 की बात कर रहे हैं, फूलचंद जी, गवर्नमेंट आपकी भी थी। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आजादी के इतने साल बाद डेवलपमेंट की बात की जाती है, कोई भी चीज आप ले लीजिए, कहीं पे भी किताब, कॉपी, पेट्रोल, शुगर, कोई भी आप ऐसा प्रोडक्ट आप देखिए कि किस रेट पे था। आज से 30 साल पहले या 20 साल पहले जो चीज थी कितनी थी, और आज किसान को बिजली के बिल कितना देना पड़ रहा है। 20 साल पहले कितना बिजली का बिल था, और डीएपी हो चाहे आपका दूसरा खाद हो, कोई भी चीज 20 साल से आप तुलना करिए, कम से कम वो चीज तो मिलनी चाहिए। जब हम ये कहते हैं कि न्यूनतम मजदूरी का इजाफा इतना होने से, 20 साल पहले न्यूनतम मजदूरी 2 अंकों में मिलती थी, सबको ध्यान होगा कितनी से न्यूनतम मजदूरी पर डे की थी, आज कितनी मिल रही है किस मजदूर को, कारीगर को, बेलदार को, किसी को भी। तो हमें कम से कम एक वो तुलना तो करनी चाहिए। और फिर हम कोई भी सरकार हो ढिंढोरे और पीटना शुरू करते हैं कि देखिए किसान के लिए हमने क्या किया। हमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि आजादी के इतने साल बाद भी किसान कितना लूट रहा है। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से आज का जो तमाम जो चैनल्स हो चाहे कहीं दूसरी डिबेट के मुद्दे हो, उनके पास में तथ्य और आंकड़े तो कम होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 70 साल बनाम मोदी जी के 4 साल की चर्चा होती है कि 70 साल में क्या हुआ, 3 साल में क्या हुआ। मेरे जो बीजेपी के जो साथी हैं वो अपने उद्बोधन में तमाम सिर्फ कांग्रेस को एक कोसने का काम किया, और उन्होंने कहा कि हमने अंतिम वर्ष में किया। निश्चित रूप से 5 साल तक की सरकार चुनी गई है, और 5 साल के जो अंतिम 5 दिन है उस दिन तक भी आप प्रधानमंत्री रहेंगे, और इस देश के हित में या किसी भी वर्ग के हित में निर्णय लेना चाहिए। मैं उनकी इस बात को साधुवाद देना चाहता हूं, और मैं उनकी खुले दिल से प्रशंसा भी करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि 4.5 साल बाद सही, लेकिन हमने उनको याद तो किया। तो इसलिए 4.5 साल तक जो किसान उनके प्राथमिकता पे नहीं था और आज प्राथमिकता पे आया, इसलिए मैं पंकज जी का दिल से आभार करता हूं कि आखिर 4.5 साल जिस किसान को बेबस और लाचार किया। दूसरी मैंने आपको दूसरी देखिए, आभार करेंगे आपका। अगर मोदी जी का जो तथ्य है वो इस किसान की नुमाइंदगी करने वाले किसान नेता बैठे हैं, यहाँ पे निष्पक्ष पत्रकार बैठे हैं और तमाम जो लोग बैठे हैं। आज जो धान की जो हम चर्चा कर रहे हैं, धान पे जो बात कर रहे हैं कि धान पे 200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हमने उसके मूल्य में वृद्धि की है, और अब जो धान का जो खरीद होगी वो इस पे होगी। ये एक जिन्स की बात कर रहे हैं अपन। 2013 और 14 में उसकी कीमत क्या थी और आज उसकी कीमत क्या है, और प्रति वर्ष उसके मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है। 2013-14 में 1310 रुपए उसकी एमएसपी थी, 14-15 में 1350, 15-16 के अंदर 1410, प्रति वर्ष 50 रुपए बढ़ाए, फिर 60 रुपए बढ़ाए। जब 60 रुपए बढ़ रही है 1470 रुपए, सुन लीजिए गुरुजी, मैं आपकी बात कर रहा हूं, धान की बात कर रहा हूं। किसान को पता तो चलना चाहिए ना। अपन बैठ के 200 रुपए फिगर में बहुत बड़ी बात होती है कि 200 रुपए बढ़ा दिए। 200 रुपए पे उसकी लागत, आपने जो बात कही उसकी लागत का, और उसका पता तो चलना चाहिए आखिर कितना डिफरेंस पे जा रहा है। मैं तो आज तक 4.3%। मैं प्रैक्टिकली बात करना चाहता हूं, उसमें डेप्थ में नहीं जाना चाहते हैं। ये बात सही है कि कहां से आंकड़ा शुरू हुआ था क्रॉप का खरीदने का और कहां तक जा रहा है। महंगाई के साथ साथ बढ़ता भी चला जाएगा। आज एमएसपी है, 2 साल बाद में वो नहीं रहेगी, उसको बढ़ाना ही पड़ेगा। कम से कम इतना तो हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि फ्यूल रेट क्या आ रही है, इलेक्ट्रिक रेट क्या आ रही हैं, तो ये सब चीजें तो देनी पड़ेंगी, उसके अकॉर्डिंग बढ़े। मैं तो सिर्फ इतना सा जानना चाह रहा हूं कि आंकड़े पे मत जाइए आप तो प्रैक्टिकल बात करिए कि क्या वास्तव में हम, कोई भी सरकार हो, चाहे आपकी हो चाहे इनकी हो या तीसरी सरकार कहीं किसी राज्य में हो, क्या वास्तव में किसान को जो कुछ मिल रहा है, हम अगर एक दिन को डिसीजन करके ये ढिंडोरा हमें पीटने का अधिकार है उस किसान के लिए जिसके लिए हम बात कर रहे हैं कि हमने इतना उसके लिए कुछ कर दिया है, या हमें शर्म आनी चाहिए कि वास्तव में उसकी लागत का आज भी नहीं मिल पा रहा है, उसके साथ छलाव हो रहा है, ये मानना चाहिए। देखिए, जब बैठ के, मैं तो सरकारें होती है, मैं सरकार की नुमाइंदगी के तौर पे बैठा हूं यहाँ पे, मैं किसी पार्टी का नुमाइंदगी के तौर पे बैठा हूं। निश्चित रूप से मेरी पार्टी पर आरोप लगाएंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा, और दर्शकों को पता चलना चाहिए कि कांग्रेस कैसे रही और बीजेपी कैसे रही। मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे आरसी चौधरी जी, आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे। मैं सिर्फ ये बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप खुद भी स्वीकार कर रहे हैं कि ये
हर वर्ष में इतना इजाफा होता चला, कहीं 50 रुपए, कभी 100 रुपए, कभी 200 रुपए, जो भी हुआ है। मैं तो सिर्फ ये बात जानना चाह रहा हूं कि हम 20 साल पहले से ही बात कर लीजिए, बहुत लंबे चौड़े उस पर मत जाइए। पहले जो प्रोडक्शन किसी भी चीज का क्या था और आज क्या है? किसान जो धान पैदा कर रहा है, क्या वास्तव में उसको इतना रेट मिल पा रहा है? मैं सिर्फ इतनी सी बात जानना चाह रहा हूं। और अगर आपकी सरकार हो चाहे इनकी सरकार हो, कुछ भी अगर किसान के लिए कर देती है तो उसका हम इतना ढिंडोरा पीटते हैं। वजह साफ है, एक बड़ा बल्क है जो वोट कास्ट करता है, सिर्फ उसके लिए। देखिए, हमें ये बात कहते शर्मिंदगी नहीं महसूस होनी चाहिए कि वास्तव में उसके साथ अन्याय भी हो रहा है। महर्रम है, बहुत कम महर्रम कह सकते हैं इसको, ये नहीं कह सकते हैं कि आप बिल्कुल उसके घावों को हमने एकदम साफ कर दिया है। आपकी नजरों में हो सकता है महर्रम। मैं किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं, मैंने खुद ने नहीं खेत की, मेरी मां खेत में काम की है, मैं भी एक पार्ट टाइम मजदूर के तौर पे उनकी मदद करता हूं। आप महरम के किस चीज को मानेंगे? महरम आज डीजल की जो वर्दी है वो कितने % है, कैसे पे खरीद रही है, उसकी एक्साइज ड्यूटी 137% बढ़ी। तो आज भी अन्याय हो रहा है ना किसान के साथ, आप मान रहे हैं ना, आप अन्याय हो रहा है ना, हम वही कह रहे हैं। तो क्या राजनीतिक दलों को यह अधिकार है कि जब खुद आप लोग स्वीकार कर रहे हैं कि किसान के साथ अन्याय है, थोड़ा सा कुछ भी अगर हम दे देते तो उसका ढिंडोरा क्यों पीटा जाना चाहिए? मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं आप लोगों से। निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि देखिए, इस देश के अंदर राजनीति रहेगी, सरकारें निर्णय करती हैं और उस सरकार को हर निश्चित रूप से कटघरे में खड़ा करना चाहिए जिसका निर्णय किसान के तुलनात्मक रूप से हो सकता है कमियां हो, हर निर्णय में कमी हो, लेकिन तुलनात्मक रूप से कीजिए। जिस प्रकार से कहा 4.5 साल बाद में याद आई, आता बेहतर होता। उन्होंने किसान ने सबसे बड़ा जमात है और सबसे बड़ा बल देके राजस्थान से 25 की 25 सीट देके और जब भेजा तो हमारे किसान की नुमाइंदगी करने वाला एक भी सांसद नहीं था जिस बात को रख पाते हैं। ये फैसला तो पूरे देश के लिए हुआ है, जो कैबिनेट का फैसला नहीं, तो हम 25 की कर रहा हूं, मैं 25 की बात कर रहा हूं। जो राजस्थान के लोग होते वो उस प्रदेश की जनता की बात तो रखते हैं। जैसे किसान का बाजरा नहीं खरीदा गया, चना नहीं खरीदा गया, उसकी बात तो रखते हैं। हर जगह मसला अलग अलग। एक बात कहना चाहूंगा, देखिए अभी ये बात सही है कि आपने कहा कि पार्लियामेंट सेशन नहीं चल रहा, लेकिन ओम बिरला ने हाल ही के अंदर अभी लहसुन की बात की केंद्र सरकार से। आपके चित्तौड़गढ़ के जो सांसद हैं, क्योंकि अफीम कहने में बुरा लगे लेकिन एक किसान पैदा करता है, उनकी बात को लेकर के, एक डेलीगेशन को लेकर के फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिले, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से भी मिले, तो कुछ कुछ कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जब कांग्रेस की सरकार होगी यहाँ के सांसद, क्योंकि पब्लिक का प्रेशर है, उनकी जवाबदेही वहां पे, वहां कितना मुंह खोले नहीं खोले, लेकिन जनता के बीच वापस जाना है। हमें 12 महीने से आधे से ज्यादा वक्त आप लोगों को अपने पब्लिक के बीच निकालना पड़ता है। तो मैं बिल्कुल मैं सवाल नहीं खड़ा कर सकता कि किसी जनप्रतिनिधि ने कभी कोई कोशिश नहीं की होगी। मैं धर्मवीर जी के पास जाना चाहूंगा। धर्मवीर जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या किसान को जो कुछ मिल रहा है सफिशिएंट है? अगर नहीं है तो क्या वास्तव में इसका श्रेय बटोरने का या फिर ये ढिंडोरा पीटने का वक्त कहा जा सकता है, अवसर कहा जा सकता है कि वास्तव में बहुत कुछ हो चुका किसान के लिए? तो देखिए, यदि किसान समृद्ध होता, किसान की आर्थिक स्थिति अच्छी होती, तो लोग शहरों में पलायन नहीं करते। आज लोग 2 जून की रोटी कमाने के लिए शहरों में आ रहे हैं। आज हालात यह है कि एक व्यापारी का बेटा व्यापारी बनना चाहता है, पूंजीपति का बेटा पूंजीपति बनना चाहता है, आईएएस का बेटा आईएएस बनना चाहता है, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन जो किसान है उसका बेटा किसान नहीं बनना चाहता। जो परंपरागत रूप से जो खेती करते आ रहे थे, आज उनका मोह भंग हो गया है। हालात ये हो गए हैं कि खेती किसानी से अच्छा हम मजदूरी कर लेंगे। शहर में पलायन निरंतर बढ़ता जा रहा है। आज आलम यह है कि गांव में लोग रहना नहीं चाहते हैं, उनके पास रोजी रोटी की माकूल व्यवस्था नहीं है, तो या तो भूखे मरेंगे या आत्महत्या करेंगे या फिर शहरों में जाकर वहां दबाव बनाएंगे। ऐसे में जब गांव से लोग शहरों में आते हैं तो अपराध भी बढ़ता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य मुझे यह भी लगता है कि सरकारें वाहवाही लूटने के लिए एमएसपी घोषित कर देती है, अखबारों में इश्तिहार छप जाते हैं, मीटिंगें हो जाती है कि साहब खरीद हो रही है, डेट भी घोषित होती है, लेकिन वहां खरीद क्या हो पाती है? क्या उतनी मात्रा में खरीद हो पाती है जितनी मात्रा में उत्पादन हुआ है? यह सही है कि बाजार को नियंत्रण करने के लिए एमएसपी घोषित की जाती है। यह एक अतीत में लिया हुआ फैसला है। वर्तमान में फैसला ऐसा होना चाहिए कि जो भी किसान सरकार को देना चाहे, जो भी उत्पादन सरकार को देना चाहे, तो सरकार उसको बॉन्डेड रूप से ले कि भाई ये उत्पादन तो मुझे लेना है। और ये क्यों नहीं हम प्रयास करते कि खरीद कुछ केंद्रों पर होने की बजाय जितनी भी हिंदुस्तान में सहकारी समितियां हैं उस स्तर पर खरीदो, ताकि किसान को अपना उत्पाद बेचने के लिए गांव से शहर में नहीं आना पड़े। वो लेकर आया एक बार, मान लो वो गीला है तो कहीं वापस लाइए, उसको वापस ले जाइए, तो उसकी जो फुटबॉल वो बनता है, उस फुटबॉल को कोई चिन्हित नहीं करता है। तीसरी बात यह है
कि सरकार ने इस बार बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत खरीद शुरू की है, एक अच्छा पहल है। एक ये इसको कहना चाहिए कि एक बढ़िया प्रयास किया गया है, लेकिन क्या उसका फायदा किसान को मिला है? क्या उतनी मात्रा में आपने लहसुन खरीदा है? यदि आपने नहीं खरीदा तो आपको प्रयास करना चाहिए। जब तक किसान केंद्र में नहीं आएगा, जब तक किसान की स्थिति मजबूत नहीं हो सकती, क्योंकि भारत एक गांव का देश है। आज भी भारत गांव में रहता है। यदि हमें गांवों को सुधारना है तो ही भारत सुधरेगा। यदि हम चाहें कि भारत शहरों में रहता है, शहर को खूबसूरत बनाने के लिए गांवों का हम बलिदान मांगेंगे तो कहीं भी वो उचित जस्टिफाइड नहीं ठहराया जा सकता है। गांव तब समृद्ध होंगे जब किसान को आप समृद्ध करेंगे। इतना कई दशक गुजर जाने के बाद भी गांव में बदहाली का दौर है, और बदहाली कब दूर होगी? जब सरकार का उस ओर फोकस जाएगा। आज भी हम देखते हैं तो किसान की जमीन को औने पौने दामों पर लेकर पूंजीपतियों को रियायती दरों पर दे दिया जाता है। आखिर ये पाखंड कब तक चलेगा? इस पाखंड को खत्म किया जाना चाहिए ताकि किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके, वरना बिल्कुल किसान उस नियम को भी फॉलो नहीं करते इंडस्ट्री के कि सेज का जब कॉन्सेप्ट आया था तो उसमें कहा गया था कि कभी भी उपजाऊ जमीन को उसमें काम में नहीं लेंगे, लेकिन हो क्या रहा है कि अब वहां पे इंडस्ट्री लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन पहले एक्वायर करेंगे जमीन है कि वहां पे किसान की जमीन पे पहले हाथ साफ किया जाना चाहिए, फिर वो कभी कुछ भी होगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसको मैं शेयर नहीं कर सकता कि राजधानी जयपुर में है कि किस मद में जमीन को एक्वायर किया गया था और कहां क्या होटल खुल रहे हैं वहां पे। बड़ा एक अजीब सा सवाल है ये। खैर चलिए, लेकिन फूलचंद जी आपके पास आना चाहूंगा, 1 मिनट का मैं वक्त दूंगा आपको, समय कम है मेरे पास में। मैं जानना चाहूंगा कि अगर किसान को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो कमी कहां है? किसान की कमी है या सरकारों का मन नहीं है? देखो, सरकारों का ही मन नहीं होता और किसान को ऐसा बना दिया उसको तक जाने तक की व्यवस्था ही नहीं दी सरकारों ने आज तक। और जो एक्चुअल किसान लेना चाहता है उसको, अभी मेरे भाई ने कहा कि फुटबॉल बना दिया जाता है, उसको कागजों में इतना उलझाया जाता है कि वो अंत में उन योजनाओं को भूल के अपने हिसाब से जीना स्टार्ट करता है। बेचने जाऊं और अगर मैं 10 दिन मंडी में खड़ा रहूं, मेरे 10 दिन का चूल्हे की व्यवस्था करने वाला कौन है? क्योंकि मैं 10 दिन मजदूरी करने जाऊंगा जब मेरे घर का चूल्हा जलेगा। आज मैं 6 महीने पैदा करके फिर मेरे घर को संभाल रहा हूं, तो उस किसान की स्थिति तो ये कर दी इन लोगों ने, जो एक पैरालाइज इंसान होता है। हमारी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा है व्यवस्था ने। मैं ये नहीं कहता कि व्यवस्था में कौन था, पर व्यवस्था में इस सुधार की आवश्यकता है, उस डॉक्टर की आवश्यकता है। क्योंकि लेकिन ये तो चलिए, समय बहुत लंबा हो गया जो आज हम कहते हैं कि 70 साल से चला आ रहा है सारा क्रम, लेकिन ये तो कहा जा सकता है कि समय समय पर थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है किसान पे, अभी उसको और मोटिवेट, क्योंकि 2022 का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं नरेंद्र मोदी कि किसान को आत्म स्वाभिमानी तो किसान है, ये तो मैं माफी चाहूंगा, एक आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाएगी। देखो, आत्मनिर्भर अगर मोदी जी बनाना चाहते हैं तो मोदी जी ने एक वादा किया था कि मेरी सरकार बढ़ेगी, स्वामीनाथन कमेटी को लागू करूंगा। और स्वामीनाथन कमेटी को लागू 90% का दावा अभी भी अमित शाह के जयपुर में करते हैं कि 90%। देखो, मेरा जो पहले बात मेरी सुन लो। हर कमेटी की रिपोर्ट जब से लागू हुई है, जब से उन्होंने उस कमेटी ने सरकारों को दी, तो मेरे किसान की कमेटी 15 अगस्त 2007 को दी गई सरकारों को। उस डेट से अगर किसानों को लागू करके हिसाब करने बैठते हैं ये, तो अगर व्यवस्था किसान के मांगती है किसान से ले, और व्यवस्था के अगर किसान मांगता है तो किसान को दे। हम कर्जा नहीं मांगते इनसे, हम कर्ज माफी नहीं मांगते, माफी मांगे व्यवस्था, और हमारा बकाया हो वो दे किसान को। ये तो मोदी जी अगर ये करने में सक्षम है, मैं उनको साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हाँ ठीक है, उन्होंने आज उस कमेटी से मात्र एक बिंदु को उठाया, वो भी लागत का 1.5 गुना देने का, वो सब जिनसों को नहीं दे रहे। मैं रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, समय कम है, मुद्दा बहुत गंभीर है। खैर चलिए, मोदी साहब ने कुछ कदम उठाए, इसे स्वागत भी करना चाहिए, लेकिन हम वो खुशी जाहिर नहीं कर सकते हैं कि जब कुछ समर्थन मूल्य हो, या एक तो आप देखिए कि हम किसान का एक आंकलन जो कर रहे हैं कि कितना उसको पैसा कितना मिल पा रहा है, उसकी जो आय है मासिक मात्र 6500 रुपए, जिसे 2022 में 13,000 रुपए कर देंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कोई उस वक्त की महंगाई को भी आप देखेंगे बहुत बड़े हमको तीर नहीं चला रहे हैं, लेकिन किसान की ओर ध्यान दिया जा रहा है
एक खुशी की बात हो सकती है, लेकिन आजादी के बाद भी इतने साल बाद में हम एक दूसरे को कोसने की बजाय वास्तव में उस डेप्थ में जाना चाहिए कि किसान ठगा हुआ क्यों है, क्या आज हम उसे दूर कर सकते हैं, किसी से अगर गलती हुई तो सुधार दूसरा तो कोई करेगा, या अगर छोटी अगर घोषणा के बाद भी अगर हम ये उसकी वाहवाही लूटना चाहेंगे तो महज एक चुनावी सगुफा इसे कहा जाएगा। अब तो वक्त यह है कि किसान की डेप्थ में जाकर के वास्तव में उसे कमजोरी क्यों है, क्यों कमी है, खरीदने की क्या स्थितियां बन सकती हैं, क्या कोल्ड स्टोरेज बनाए जाने चाहिए ताकि 6 महीने बाद भी किसान बेचना चाहे तो उसे बेच सकता है। मूलभूत ऐसी सुविधाएं हैं जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम स्वागत करेंगे कि मोदी कैबिनेट ने कुछ राहत दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।